चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़े न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेक्शन नंबर 5। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? लिफ्ट वाला केस पढ़ लिया था। ये एपरेंट वेट क्या होता है और एक्चुअल वेट क्या होता है और कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। और कब आपका एपरेंट वेट ज्यादा होगा एक्चुअल से और कब कम होगा, है ना, ये सब सीख लिया था। फिर पिछली क्लास में हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि बर्ड केज प्रॉब्लम में क्या कब कब आपका वेट केज का बढ़ेगा और कब घटेगा। एक बार इसको रिवाइज कर लें फटाफट। क्या देखिए, एक पहला केस है यहाँ पे, ये केज है जो कि एयर टाइट है, मतलब कि एयर ना उसके अंदर जा सकती है और ना निकल सकती है, ठीक है। तो पहला उसमें पॉइंट क्या था? वेट ऑफ सिस्टम, मतलब सिस्टम बोलते हैं तो केज प्लस बर्ड। जब सिस्टम बोलते हैं तो जो भी उसके अंदर सब कुछ उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम विल नॉट चेंज, मतलब उसका वेट बदलेगा नहीं अगर बर्ड फ्लाई करती है कांस्टेंट वेलोसिटी से। उसका रीजन क्या बताया था मैंने? यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से नो एक्सटर्नल फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेट ऑफ सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा अगर बर्ड फ्लाई करती अपवर्ड एक्सीलरेशन, मतलब अब यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या? नहीं ना, क्योंकि एक्सीलरेशन है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या होगा भाई? ma लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अपवर्ड कर रहा है तो वेट इंक्रीज करेगा, यस इंक्रीज करेगा, बिकॉज एयर जो होगी अंदर उसके वो क्या होगी? नीचे की तरफ पुश करेगी, जिससे केज आपका ज्यादा वेट होगा, ठीक है। थर्ड में वेट ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज, कह रहे हैं केज और बर्ड का जो सिस्टम है उसका वेट कम हो जाएगा अगर बर्ड फ्लाई करती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाएगी तो एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो केज आपका ऊपर उठेगा, जिससे वेट कम हो जाएगा। ये सब सिखाया था। लास्ट आपका क्या था कि अगर हमने एयर टाइट केज नहीं लिया, है ना, जैसा कि यहाँ पर है ना, नेट वाला, इसमें एयर पास हो जाएगी, है ना, तो कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द बेस इन अ वायर केज, नाउ इफ द बर्ड फ्लाइज अपवर्ड्स इट्स वेट विल डिक्रीज इन ऑल द केसेस। तो कह रहे हैं ऊपर की तरफ अगर ये फ्लाई करता है तो हमेशा इसका वेट कम होगा, ठीक है। चल अब पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स का, एक साथ अगर कई ब्लॉक रखे हुए हैं तो उनमें जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो अब ये दोनों अगर साथ में मोशन कर रहे हैं तो कितने फोर्सेस एक्ट करते हैं ये सीखेंगे, और इसका एफबीडी कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे, और उसके बाद फाइनल इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एफबीडी के टाइम में टू ब्लॉक सिस्टम तो बहुत पहले सिखा दिया था, क्योंकि उसमें मैंने बनाया था। सेम एक्टिविटी दोबारा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करें, अगर दो बॉडीज क्या हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया तो एक रिएक्शन फोर्स होगा इन दोनों बॉडी के बीच में जो एक दूसरे पे ये लगाएंगे, ठीक है। और अगर दोनों साथ में नेट एक्सीलरेशन A से मूव कर रहे हैं, मतलब ब्लॉक A का भी, अगर A भी कर देते हैं इसको, चलो ठीक है, ये बोलता हूँ A, ये कहता हूँ B, तो ब्लॉक B और ब्लॉक A का इंडिविजुअल एक्सीलरेशन क्या होगा? A ही होगा, दोनों का सेम एक्सीलरेशन, मतलब साथ साथ में मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एफबीडी कैसे बनाएंगे? आप सारे ब्लॉक्स को पहले अलग अलग करोगे, है ना। एक फोर्स नीचे क्या लग जाएगा? M1G, ठीक है, और एक आपका ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N1 कर देता हूं इस पे, और एक फोर्स F लग रहा है ना। अब ये इस पे हो गया, ठीक। अब इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो यही भी क्या करेगा? अपने बगल वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, तो एक बड़ा ब्लॉक बगल में बनाएंगे, है ना। इसका मास कितना है? M2, तो इस पर एक नीचे लगेगा फोर्स M2 और एक यहाँ नॉर्मल रिएक्शन होगा N2, है ना। अब ब्लॉक 1 की वजह से ब्लॉक 2 पर एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और एक आपका रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा? है ना, A ब्लॉक पे या फिर M1 के ऊपर। गलत डायग्राम बनाया मैंने, उसकी वैल्यू कितनी ली है मैंने? N ली हुई है। कितनी ली है? N। तो फटाफट अब इक्वेशंस आप लिख के दिखाओ। इक्वेशंस आपको लिखने बेटा, ठीक है। ट्राई करोगे, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है, जल्दी करें, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। चलो बहुत आसान है, दोनों पे मैंने एक्सीलरेशन जानबूझ के लिखा ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर किसी एक ब्लॉक पे भी देखना हो तो हमें ma दिखना चाहिए। हम अगर m1 पे देखना चाहें तब भी हमें ma दिखेगा, और m2 पे तो m2a दिखेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसीलिए मैंने दोनों पे एक्सीलरेशन लिख दिया। चलो इक्वेशन लिखते हैं। तो क्लियरली है सर कि मोशन तो x एक्सिस पर हो रहा है,
मोशन किस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस वाले पे इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे या फिर कैंसिल आउट हो जाते होंगे, है ना, तभी ऐसा हो रहा होगा। नहीं तो ऐसा कुछ होता कि ये कुछ टेढ़े चल रहा होता, ऊपर हवा में जा रहा होता। अगर वाई आ जाएगा प्ले में, अगर वाई प्ले में आ जाएगा, बेटा क्या सिखाया था, दो अगर है तो रिजल्टेंट क्या होगा, हमेशा बीच में होगा, है ना। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब है क्लियरली कि यहाँ पर मैं आसानी से लिख सकता हूँ N1 इज इक्वल टू mg इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ लिख दूंगा N2 इज इक्वल, यहाँ M1g कर देना, ठीक है। N2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, M2g। ये तो मैं आसानी से कह के आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। फिर दूसरा मैंने क्या सिखाया था, एक्सिस वाली लाइन पर देखो तो F आपका देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा पॉजिटिव, तो यहाँ ऊपर ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरी, पॉजिटिव, इसके अपोजिट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए क्या आ जाएगा, F माइनस, देखो अब क्या है, N इसके अपोजिट है ना माइनस, क्यों, क्या वैसे तो जब मैंने सिखाया था टोटल फोर्स निकालना है तो सारे फोर्सेस को ऐड कर दो, लेकिन जब मैंने N को देखा तो वो अपोजिट था, तो वो ऐड करने गया तो वो माइनस आ गया, इसीलिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, F माइनस N। यही टोटल फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के अलाउंड, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी भैया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन। सो आई कैन इजीली राइट इट एज m1 ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, हो गया। अब एक तुम लिख दो यार इसके लिए, ये नहीं लिखूंगा मैं, जल्दी स्पीड अप करना है भाई। देखो यहाँ क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू सर आ जाएगा m2g m2a बेटा प्लीज, ठीक है, गलतियां मत करिए, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल ब्लॉक सिस्टम मिलेगा नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा उल्टा चलेंगे, यहाँ से n की वैल्यू मिल गई, यहाँ पुट कर देंगे, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। पहला सवाल आपके लिए है कि मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के दो, तो आपके पास 4 इक्वेशन है, ठीक, 4 में से मुझे तो सिर्फ ये 2 काम के लगते हैं, आपको कुछ और लगे तो कर लेना, ठीक है। आपको इन दोनों का इस्तेमाल करके मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताना है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर ऐसे जगह बना दी और फटाक से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू छोड़ दिया। अब आप बताओ क्या होगा, सर 2n अपॉन m2 माइनस 2 कहां से किया तुमने, ऐसा क्या कर दिया, फिर से करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, बेटा क्या कर रही हैं आप, चलो देखो भाई, अब देखिए आप, ठीक है, गलत बात है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 4 को उठा के पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ से जाएगा f माइनस व्हाट, ये क्या है, n की वैल्यू क्या जाएगी, m2a इज इक्वल टू, ठीक है, तो f इसका देखना, इसको उधर फेंक दिया, m1 प्लस m2a, ठीक है, और a इज इक्वल टू, ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो मैंने आधा किया। अब मुझे इसको आगे सिंपलीफाई करना, मुझे चाहिए n का इक्वेशन, ठीक है, तो n का इक्वेशन चाहिए तो मैं यहां पुट करूंगा अगेन, ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 5, बन गया इक्वेशन नंबर 5, अगेन लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू m2f अपॉन m1 प्लस m2, इज इट क्लियर। चलो ये सारी वैल्यूज आपको निकल गई, तो आपने क्या निकाला पता है, आपने क्या सीखा, आपने सर एक्शन रिएक्शन या फिर कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू भी निकाल ली, ब्लॉक का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल लिया, यही दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज हमें f तो नोन ही था ना, f तो नोन था, ये तो हमने खुद ही धक्का लगाया था, मुझे पता है कितना लगा है, लेकिन बीच में कितना फोर्स लगा इसकी वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है, तो इसकी फॉर्मूला हमने यहाँ से बना लिया, a की वैल्यू उठा के पुट कर दो, यू विल गेट द फॉर्मूला। इजी है कि नहीं है, ये जो स्टेप सिखा रहा हूँ यही बड़े से बड़े ब्लॉक सिस्टम में लगेगा, तो प्लीज स्टेप वाइज ध्यान से देखिए और इसको अभी सीख लीजिए, गलती हो तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो मैं ये लास्ट स्टेप दोबारा से कर रहा हूँ आगे की तरफ, ठीक है, ऊपर लिख दूं क्या यहाँ पर, क्योंकि वहां से वो अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी, ठीक है, फ्रॉम 4 एंड 5 क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू m2 f अपॉन m1 प्लस m2, इसको ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है। दो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपने कैसे बनाए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक आपने एफबीडी के बारे में सुना था, समझा था और आपने उसका यूज कर लिया, ठीक है, एफबीडी की मदद से हमने ये निकाला, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। जल्दी से आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट है 3 बॉडी सिस्टम, ठीक है। तो अगर 3 बॉडीज कांटेक्ट में है, क्या कह रहे हैं, 3 बॉडीज कांटेक्ट में है, आपने m1 के ऊपर फोर्स लगाया, आपने क्या किया,
M1 पे फोर्स लगाया है तो M1 किसको धक्का देगा, M2 को, ठीक है। M2 रिएक्ट करेगा और M1 पे भी लगाएगा फोर्स, मतलब जितना M1 लगाएगा उतना ही M2 भी लगा देगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर M2 आगे धक्का देगा M3 को और जैसे ही होगा वैसे ही उतना ही फोर्स M3 पे इसके ऊपर लगा देगा। उसके बावजूद आपकी तीनों बॉडी अगर मोशन में है तो आपका डायरेक्शन दिया हुआ है एक्सेलरेशन, मतलब कि M1 का एक्सेलरेशन भी A है, M2 का भी, और तो बीडी ब्रदर्स में ध्यान रखना कि हमें A लेके चलना है, ठीक है। करेंगे इस बार आप, चलिए ट्राई करते हैं। तो पहला ब्लॉक को सबसे पहले क्या सिखाया था मैंने, अलग कर लो, कर लिया। जितनी फोर्स लग रहे हैं उसको दिखाओ, F है ना, F1 नहीं है, F लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे की तरफ M1 जी, मैं क्या M1 को मिटा दूं, डॉट से अच्छा रहता है। वैसे तो मैं ब्लॉक भी नहीं बनाऊंगा आगे चल के, अभी बना रहा हूं क्योंकि आप लोग को हेल्प होगी, ठीक है। आगे चल के मैं ये भी नहीं बनाऊंगा बिकॉज मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना पसंद करूंगा। मैंने सिखाया था ना कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसी पॉइंट पर सारे फोर्स एक्ट करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर। तो आप किसी भी ब्लॉक को उसके सेंटर ऑफ मास के पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं, अगर नहीं आ रहा है, वो बात नहीं समझ में आ रही, तो आप ब्लॉक बना के भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने फोर्स लगाया था और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा ऊपर, उसको मैंने कितना ले लिया, N1, ठीक। अच्छा, N1 कंफ्लिक्ट हो रहा है ना, तो मैं एक काम क्यों नहीं करता हूं, सुनो ध्यान से। अगर आप सब एग्री करें और आप सबको समझ में आ रहा है तभी, ठीक है। फिर से पूछ रहा हूं, क्या मैं M1G और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको ना बनाऊं तो कोई दिक्कत, क्योंकि अंडरस्टूड है ये ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है तो वर्टिकल लाइन के कोई भी फोर्स इसमें एक्ट नहीं कर रहे हैं और सारे नॉर्मल रिएक्शन हमारे mg के साथ कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। क्या हमें जरूरत है बनाने की, नहीं, सबको क्लियर है, ठीक। चलो, इसका मतलब है आई कैन स्किप इट। मैं ये करता हूं इसलिए ताकि आपको समझ में आता रहे कि ये है लेकिन ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको नहीं बनाऊंगा, ठीक। तो इस पे पहला रिएक्शन इधर से क्या आया, किसने लगाया, याद रखना, बोलते रहना दिमाग में। N1 को M2 ने लगाया था M1 के ऊपर। क्यों लगा, क्योंकि M1 ने उसको धक्का दिया। ये सब याद करने की तरीके होते हैं, ठीक। बस इतना ही फोर्स, और कोई फोर्स है नहीं, ठीक। दूसरा ब्लॉक बनाओ, ठीक है। ये M2 है, ठीक है। अच्छा, मैंने ऐसे फ्लो बना दिया, हटा दो इसको, ठीक है। बताना नहीं है ना इसको इस बार, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया भाई, छोटा हो गया, ठीक। अब इसके ऊपर पहला फोर्स कौन सा लगेगा, N1 लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा ना भाई, जितनी बार लगेगा उतनी बार दिखाओ। फिर इसके ऊपर एक नया फोर्स आ गया, दैट इज N2। किसकी वजह से आया, इसने जब N2 ने M3 को धक्का दिया तो उसने भी उसको वापस से धक्का दे दिया। जितना फोर्स इसने लगाया उतना ही उसने भी लगा दिया। फिर नीचे अब जगह नहीं है तो मैं बड़ा ब्लॉक यहाँ बना के ऐसे कर दे रहा हूँ। फिर इसके ऊपर एक फोर्स लगा N2, और कोई फोर्स है क्या, नहीं। अब एक्सेलरेशन की बारी, सब पे एक्सेलरेशन सेम है, यस सर, क्योंकि तीनों साथ में चल रहे हैं सर। अगर तीनों साथ में नहीं चलते तो उन पे एक्सेलरेशन अलग अलग होता, ये भी पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है। तो इक्वेशंस कैन बी रिटन इजीली, ठीक है। यहां से शुरू करें तो क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में अपन मोशन करते हैं वो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। तो क्या जाएगा, F minus N1 is equal to M1A। Is it clear? Yes, sir. Equation number 1, ठीक। फिर N1 minus N2 is equal to M2A। Equation number 2। Then last N2 will be, याद रखना ट्रिक, अगर किसी को ट्रिक के हिसाब से पढ़ना पसंद है तो ट्रिक यही है, लास्ट इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट, वहीं से उल्टा चलना है। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, लास्ट इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट, वहीं से उल्टा चलना है, सारे आंसर आ जाएंगे। देखो ये N2 दे देगा, फिर इसको वैल्यू पुट करेंगे तो M के फॉर्म में आ जाएगा। फिर एक तरफ कर लेंगे, N1 मिल जाएगा, N1 मिल जाएगा, ऊपर पुट कर देंगे, F के फॉर्म में एक्सेलरेशन निकल गया, सिंपल, ठीक है। करें, करिए, जल्दी करिए, फिर मैं शुरू करूंगा। M3F upon M1 plus M2, हाँ सही, वेरी गुड, सही किया तुमने। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन, ये तुमने n बताया, a बताओ। a मैं अभी रटवा दूंगा, देखना सबका आंसर हमेशा आ जाएगा बिना पेन चलाए। अभी तो करवा रहा हूँ प्रैक्टिस ना, कर लो थोड़ा, तो उसके बाद एक पैटर्न बन जाएगा। फिर वो पैटर्न दिखा के तुम्हें ऐसे बताएंगे, फिर याद हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, देखना भी कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। करें, हम करें क्या, वर्बली करें,
चेक करो जरा, चेक करोगे फॉलो कर पाओ, नहीं तो पेन तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक, ये M3A उठा के यहाँ पुट कर दिया, N1 माइनस M3A इज इक्वल टू M2A आ गया, दिख रहा है। ठीक, अब ये माइनस में से उधर फेंकोगे तो प्लस में हो जाएगा, दोनों में A है, A कॉमन ले लिया, M2 प्लस M3 इंटू A दिख रहा है। N1 की वैल्यू आ गई, सुनो, N1 की वैल्यू हो गई M2 प्लस M3 का होल मल्टीप्लाइड बाई A, इज इट क्लियर? अब इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया। ठीक, अब यहाँ भी A है, इसके पास भी A था, अब ये माइनस वाला था, इधर फेंक दिया, प्लस हो गया, इधर क्या आ गया, M1A प्लस M2 प्लस M3 का होल A। मैंने देखा A इधर से भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो A is equal to F upon M1 plus M2 plus M3 ये आएगा ना? हाँ ये। ठीक है, पेन चलानी क्यों है यार? ठीक है, अब n कैसे निकलेगा? n के लिए मेहनत करनी नहीं है, यहां शुरू कर लो, ऊपर शुरू कर लो, कहीं से कर लो, जहां से करना है वहां से कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? n2 कैन बी इजीली रिटन एज, देखो a भी आएगा ना यहाँ पर, देखो देख लो, ये भी देख लो, ऐसे वर्बली हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू m3 इनटू व्हाट, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, बेटो देखो यहाँ पर ध्यान से, बेटो देखो a इज इक्वल टू f है ना, f, तो यहाँ न्यूमरेटर में f आ जाएगा, तो ये m3 इंटू f आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जैसे वैसे ही रहेगा, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं यही लिख दूं क्या, तो ये आ जाएगा m3 इंटू, ठीक है, इज इट क्लियर? ये किसके फॉर्मूला है भाई? ये n2 का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी भी निकाल सकते हो। ठीक है, निकालोगे क्या? निकालिए। n1 बताओ, A मतलब n1 N1 बता दीजिए। f के फॉर्म में आएगा, a नहीं होगा उसमें। मैंने आपको फॉर्म में नहीं दिया। कैसे भैया? सर, इससे सिंपल बेटा कुछ नहीं है। कोई बात मैं बता रुको रही बेटा हूँ। रुको, सर मैं बता रही इसको हूँ, उठा के F पहले इधर फॉर्म फेंको, में। बस हो गया सर, सब। F के फॉर्म में बता रही हूँ, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू M2 प्लस M। ये क्या है? m2 प्लस m3 बोला ना, सही है, गुड। ठीक है, सही बोला इसने, देखो हम कर रहे हैं क्या, अब मैं काम टेक्स्ट पे करूँ क्या? N1 पूछ रहे हैं ना? रुको यार, क्वेश्चंस आ गए ना, n1 पूछ रहा हूँ बेटा, हाँ सही कह रही हो, तो n1 ही पूछ रहा हूँ। ओके। बहुत सिंपल है, सब कुछ बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं एक्चुअल में। आप लोग बस डरते हो इसलिए करते नहीं, पेन चलाओगे तो आपको भी लगेगा सब बहुत आसान है। ठीक है, देखिए मैं बस यही क्वेश्चन यूज करूंगा, सेकंड वाला। ठीक है, इससे सिंपल कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं। तो 10th क्लास अगर अच्छे से पढ़ी होती सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको पता होता मैं क्या करता हूँ। ठीक है, इससे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, n1 is equal to m2a प्लस, ठीक है, n2 के लिए आपने निकाली है ना, m2a प्लस यहाँ क्या है, M3F upon M1 plus M1। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं, तो कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ये क्या है आपका m2f कैसे निकल रहा है, यहाँ पे 4 से तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप 4 से रिप्लेस कर देना उसको, क्या दिक्कत है? किया, यही किया ना तुमने? चलो ठीक है, बुद्धि है तुम्हारे पास। इसने यहाँ से यूज किया है दिमाग, इस यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो f के फॉर्म में। ठीक है, और वंस आपने रिप्लेस कर दिया f के फॉर्म में, देन आपका वो चीज सॉल्व हो जाएगा। वहां पे देखो प्रॉब्लम हमारी a आ रहा है ना, मुझे a नहीं चाहिए, मुझे a नहीं चाहिए, तो ठीक है, फिर यहाँ से n1 जाएंगे और यहाँ से f के फॉर्म में निकाल लेंगे n1 को, और उसको उठा के पुट कर देंगे, है ना, और वहां से सॉल्व हो जाएगा। चाहे आप यहाँ सॉल्व करिए, चाहे यहाँ सॉल्व करिए, आंसर तो आ ही जाएगा। तुमने क्या किया, दिखाओ जरा कॉपी हमको। अरे सर मैंने ये किया, N1 को हमने पहले उसी फॉर्म में किया, A इंटू M2 प्लस M3। मैं यहीं से लिख देता हूँ, देखो ये देखिए, रुको रुको रुको, मैं ठीक है मैं लिख रहा हूँ, n1 इज इक्वल टू f माइनस m1a, ये किया होगा तुमने, ये तो किया होगा ना। फिर a की वैल्यू पुट कर दो, f है ना, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। चलो यहाँ से कर लेते हैं, इसके हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। बात तब भी वहीं पहुंचेगी जहां अभी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस कन्वर्ट करने की बात है, a को भी वैल्यू पुट करेंगे अगर किसी को करना है तो। ये वाला करना है क्या, अभी a की वैल्यू पुट कर देना f m1 प्लस m2 प्लस m3 और ऐड हो जाएगा। देखो वहां m2f था,
समझ भाई गया तुम लोग के सर। चेहरे देख के ऐसा लगता है कि कुछ हमने इसमें ऐसा बता दिया। रुको रुको रुको, अब इसी से करेंगे। ऐसा क्या है जो नहीं होगा? देखो m2 इंटू ये a की वैल्यू तुम ही बताना मुझे, क्या मैंने गलत लिख दिया? नहीं सर ये सही है। ठीक है, मैं बस दूसरा तरीका इसलिए क्योंकि वो सामने दिख रहा था, आसान था। ये क्या m2 कितना निकाला था हम लोग ने? M3F upon M1 plus M2 plus M3। आपको कंफ्यूज ना हो इसीलिए प्रिकॉशन है। ये एलसीएम कुछ भी कठिन नहीं है। हो गया कि नहीं? अब देखो दूसरे तरीके से करूंगा। ये हो गया दूसरा तरीका। क्या था? n1 इज इक्वल टू f माइनस m1 a, f माइनस m1 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, कर लो सॉल्व, वहीं पहुंचोगे जहां शुरू किया वहीं पहुंचोगे। ठीक है, क्या करोगे पता है? ये एलसीएम लोगे तो ये m1 प्लस m2 m3 क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा और m1f कट जाएगा, बचेगा m2 प्लस m3f। ठीक है, दोनों में एक ही आंसर आना है, कभी गलत नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है गलत होना। ठीक है, आंसर यही आएगा बेटा, चाहे तुम ऐसे पकड़ो कान, चाहे ऐसे पकड़ो, ये भी कर दे रहे। थोड़ा सा और सुंदर लिख दे, वैसे ही बहुत सुंदर राइटिंग। घमंड नहीं होना चाहिए कभी, अच्छी राइटिंग हो तो। ये देखो यहाँ क्या आ गया था, अपन क्या कर रहे थे? f माइनस m1 इंटू e। ठीक है, ये हो जाएगा f माइनस m1 f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, यहाँ लिख दो मेथड 2, नहीं तो गलत हो जाएगा, दिमाग में लगेगा नोट्स में कि दो दो चीज क्यों कर रहे हैं, दो दो बार क्यों कर रहे हैं। ये हमने मेथड 1 यूज किया है। ठीक है, यहाँ ऊपर क्या जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस, और ये क्या है? f माइनस m1f। देखो m1f कट जाएगा, बचेगा क्या? वही आया ना, और वही आएगा भी, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया तेरा m। ठीक है, आपने हर चीज निकाल ली अलग अलग तरीके से। ठीक है, नोट कर लें फटाफट। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको हम रैपिड फायर में करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, ऑनलाइन बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कृष्णकांत, अंशुल, महक, पावनी और निहारिका आप पढ़ी नहीं है तो आप भी बता दीजिए, जल्दी करिए भाई, नोट नेक्स्ट करना है। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। क्या है? कंसीडर अ बॉक्स, क्या दिया हुआ है? कंसीडर अ बॉक्स ऑफ मास 10 kg रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक टेबल पे रखा हुआ है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सिर्फ लिखा है g की वैल्यू। ठीक है, ड्रॉ द FBD ऑफ द बॉक्स, क्या करोगे? mg नीचे n ऊपर, खत्म है ना, हो गया। दूसरा क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द, मतलब n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू हो जाएगी mg। नहीं आ रहा? आ रहा है। स्पीड में हो गया। एक बॉक्स है, ठीक है, ये रही तुम्हारी टेबल, ये हो गई इसकी 4 टांगे। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, जिसकी वैल्यू क्या होगी? m into g। टेबल, इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, और कुछ तो है नहीं इसमें, तो करो ना फिर। इसमें मैं क्या बताऊं, छोड़ दें इसको? हाँ सर, ये हाँ? आसान है। अरे भाई 10 kg का है, 10 into 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। है ना, फोर्स निकल गया। तो यहाँ n इज इक्वल टू क्या आ गया? सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, mg 100 आ जाएगा। 100 न्यूटन लिखा है, ये n नहीं लिखा, लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, फोर्स है ना ये, नहीं तो वो n मैच कर दो, काट दो। कुछ लोग तो काट भी देंगे, सही, इधर से उधर से काट दिया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द टेबल। ये भी वही है, उल्टा अपोजिट लगा दो। बॉक्स इतना लगाया है, वो mg लग गया है ना, रिएक्शन में क्या हो गया? आपका n लग गया। बात तो एक ही है ना, इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी तो रेस्ट पे है। द डज फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बॉक्स एंड वेट ऑफ द बॉक्स नॉर्म। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर, नहीं, गलत। क्यों? क्यों? हमने पहले सिखा दिया था। नॉर्मल रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि दोनों एक ही बॉडी पे लग रहे हैं। एक्शन रिएक्शन का क्या इसमें कंसेप्ट क्या है कि एक्शन जिस पे होगा उस पे रिएक्शन नहीं हो सकता, जिस पे रिएक्शन होगा उस पे एक्शन नहीं हो सकता, मतलब दो अलग अलग बॉडीज पे होना चाहिए, इसलिए। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ जाएं। चलो, 2 ब्लॉक ऑफ मास m is equal to 2 kg एंड कैपिटल M कितना है? 5 kg। क्या ये कर लेंगे आप? पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे ब्लॉक देखो, इसमें सिंपल अभी करके आ रहे हैं। तो बस इस बार क्या है, वैल्यूज दे दी है कि आपको सेम चीज करनी है, लेकिन
अब वैल्यूज के साथ करनी है। हम लोग ने अभी किया था ना, इक्वेशन में आए थे, क्या है, विल द फोर्स ऑफ कांटेक्ट रिमेन सेम इफ F इज अप्लाइड टू कैपिटल M। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान सुनना, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले हमने 35 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, इससे नाराज तो नहीं हो, चलो पढ़ देते भाई। 2 ब्लॉक ऑफ मास, एक 2 किलो का है, 5 किलो का है, दोनों कांटेक्ट में, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक। और फ्रिक्शनलेस का मतलब है कि टेबल किसी प्रकार का बल इन दोनों पर नहीं लगाएगा, उसके ऊपर से रखा हुआ है, ठीक है। आगे हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने जो फोर्स लगाया वो 35 न्यूटन किस पे, स्मॉल एम, छोटे वाले ब्लॉक पे 35 न्यूटन का फोर्स हमने लगा दिया, ठीक है। आगे कह रहे हैं फाइंड द फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द ब्लॉक्स। तो पहले तो सिंपल क्वेश्चन है कि इन दोनों के पीछे जो बल लगेगा वो निकालो, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं क्या जब हम यही 35 न्यूटन का बल कैपिटल एम पे लगाएंगे तब भी दोनों के बीच का बल सेम रहेगा या नहीं रहेगा? तो वो तो सॉल्व करके पता चलेगा ना। तो करिए, FBD बनाइए, इक्वेशन बनाइए और n की वैल्यू निकालिए, ठीक है। n निकालना बेटा, तो फॉर्मूला तुम्हारे पास है, डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है। अरे सबको कर लीजिए, चलो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं आता है तो अभी अपन ने जो केस स्टडी करी थी उसके हिसाब से FBD तो बनाना बनता है, FBD तो बना ही सकते हैं ना। इसको अलग कर लो पहले, है ना। इस पे क्या हो जाएगा, हमने क्या बोलता है, MGL को बनाना है क्या, नहीं बनाना है ना, वो तो काम ही नहीं कर रहे। तो काम कौन कर रहा है भाई, हमने यहाँ लगाया 35 न्यूटन, अब मैं वैल्यू के साथ मिलूंगा, ठीक है। 35 न्यूटन का बल लगा दिया, ठीक। रिएक्शन में हमने मान लिया कि यहाँ से आ रहा होगा ये आपका N1, ठीक है, इसको N1 बोलते हैं। इज इट ओके? देखिए देखिए, कोई बच्चा है हैंड रेज कर रहा है। हाँ बेटा आपका सही है, पावनी सही बता रहे हो, मैंने देख लिया चैट आपकी, ठीक है। एक्सेलरेशन 5 आएगा और आपका n की वैल्यू 25 आएगी, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट करिए भाई, जिसने कर लिया, जिसको उसका आंसर आ गया, सेकंड पार्ट करके बताओ तो जाने। दूसरा क्वेश्चन भी है इसमें, एक ही क्वेश्चन थोड़ा ना है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आप इस f को उठा के कैपिटल M पे लगा दो, तब पूछ रहे हैं क्या जो बीच में फोर्स लग रहा है वो सेम है या नहीं है। तो फिर से सॉल्व करो और देखो, FBD बनाओ, FBD दोबारा बनाना पड़ेगा, सेम FBD तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तब तक मैं ये कर रहा हूँ, जिसको नहीं है वो मुझे फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ पर N1, ठीक। और दूसरा क्या है, अब दोनों ऑब्जेक्ट इधर एक्सेलरेशन A से मूव कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक बड़ा वाला ब्लॉक बना लेंगे, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर सिर्फ N1 लग रहा है, क्योंकि किसने धक्का दिया इसको, स्मॉल m ने कैपिटल M को धक्का दे दिया। एक्सेलरेशन कितना है इसका, एक, और कोई बल नहीं लग रहा, ठीक, सिंपल है। तो यहाँ से आ गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा पॉजिटिव होता है, 35 माइनस N1 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू E। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A, ठीक है। ये हो गया तेरा सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब A कैसे निकालें, तो A का फॉर्मूला तो बहुत पहले सीख लिया था, F अपॉन टोटल मास, तो M प्लस स्मॉल m, ठीक है। दोनों की वैल्यू दी हुई है ना, 2 प्लस 5 और F की वैल्यू 35 है, तो 35 अपॉन 7 कितना आ गया, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको उठा के हम पुट कर देंगे तो हमें N1 मिल जाएगा। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, N1 आ गया सेकेंड इक्वेशन से कितना, ये 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन। तो दोनों ब्लॉक के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 25 न्यूटन का, और जो एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक के साथ में जो चल रहे हैं वो 5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकंड पार्ट कह रहा है वो बड़ा मजेदार है, उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमने पूरे डायग्राम में फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। यस सर चेंज हो जाएगा, देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन आप इधर हो जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन आप एक, और ये वाला फोर्स यहाँ से गायब करो, और क्योंकि मुझे दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा, आलसी हो गए हैं। ये हो गया, इस पे कितना है, ये भी 35 बस। तो FBD बदल जाएगा, FBD पता है, ये वाला FBD और बड़े वाले M पे बनेगा, ठीक है। अब वहाँ N1 की जगह N2 कर देना बस, ठीक है। मैं करके देख रहा हूँ बेटा, मैं तो आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। इधर से रिएक्शन इस पे आया कितना, N2 एक्सेलरेशन A, और यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्लॉक इस पर लग रहा है 35 न्यूटन, और यहाँ से ये हो गया तेरा N2 और एक्सेलरेशन ये हो गया, ठीक है। पावनी इसका आंसर बताइए, कर ही रहे हैं तो इसका करिए। कितना है, N कितना आया, N2 कितना आया, N2 10 आएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू सेम ही आएगी, क्या हमें सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं,
क्योंकि उस फॉर्मूले में फर्क ही नहीं पड़ता डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये देखो सामने लिखा है ना f अपॉन टोटल मास करना है, f तो 35 भी है, टोटल मास अभी भी उतना ही रहेगा, तो a को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं n2 का, हम n1 का लिखना, ये पहले वाले का लिखेंगे नहीं। अच्छा एक और चीज सीखते जा रहे हो तुम लोग ध्यान से, कि कभी अगर दोनों के बीच का फोर्स निकालना है तो हमेशा हम क्या करेंगे, उस वाले FBD पे जाएंगे जहां सिंगुलर फोर्स लग रहा होगा। ये चीज नहीं नोटिस करी क्या तुमने? देखो नोटिस करो, इस इक्वेशन को जरूरत पड़ी, ये तो बस पहली बार लिखी, इस बार तो लिखूंगा भी नहीं। हमें क्या चाहिए था, पहले सुनो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें इन दोनों के बीच का फोर्स चाहिए ना, तो जितना फोर्स इस पे लग रहा होगा उतना इस पे लग रहा होगा, तो किसी एक के लिए सॉल्व कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे ना जिस पे कम फोर्स लग रहा है। देखो इसको सॉल्व किया मैंने, देखो n1 वाले को सॉल्व किया सेकंड इक्वेशन को, तो मैं इस बार जब लिखूंगा तो क्या मैं छोटे वाले का लिखूंगा या बड़े वाले का इक्वेशन लिखूंगा? छोटे वाले का लिखूंगा ना, क्योंकि इस पे एक ही फोर्स लग रहा है बेटा। क्या सिखा रहा हूं इतनी देर से, जिस पे कम बल लग रहा है वो आसान है सॉल्व करना, ठीक है। तो ये जाएगा n2 इज इक्वल टू स्मॉल m इनटू a। स्मॉल m कितना है 2, a कितना है 5 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया 10 मीटर लिख रहा हूं, 10 न्यूटन, ठीक है 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि सर जब फोर्स आप बदल दोगे तो दोनों के बीच का फोर्स भी बदल, ठीक है सिंपल लिख सकते हो ना, ठीक है। तो आंसर लिख लो, ठीक है, यहां लिख लीजिए नो द फोर्स विल नॉट रिमेन द सेम, ठीक है, बस ये इसका आंसर है, ठीक। आगे बढ़ जाए, अभी भी 4 मिनट है यार, बहुत टाइम है। चलिए ये क्वेश्चन ठीक है, अ स्प्रिंग वेइंग मशीन इनसाइड ए स्टेशनरी लिफ्ट रीड्स 50 kg, ठीक है। ये सिर्फ डराने के लिए, कोई मतलब नहीं है, वेइंग मशीन दिखाना बस उतना ही काफी है कि वेइंग मशीन का काम है वेट मेजर करना। तो वेइंग मशीन रीडिंग कैसे आती है, मैंने सिखाया था, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ही रीडिंग होती है। कैसे पता, लिफ्ट वाले केस में अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, ठीक है। तो लिफ्ट के अंदर रुका हुआ मतलब कि वो क्या ग्राउंड वाला एक्चुअल वाला वेट हो गया। मैंने क्या सिखाया था भैया, अगर आप रेस्ट पे हो और उस समय अगर आप कोई वेट करते हो ग्राउंड पे हो तो इसका मतलब आपका एक्चुअल वेट निकल रहा है। और अगर देखें स्टेशनरी लिफ्ट है तो इसका मतलब अभी वो ग्राउंड पे है, रुकी हुई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता जमीन पे है या फिर लिफ्ट के अंदर है, सही रीडिंग आएगी। तो ये क्या दिया, एक्चुअल वेट दिया है। व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन इट व्हाट वुड हैपन टू अ स्केल रीडिंग, मतलब रीडिंग उसमें कैसे चेंज होगी, इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। तो अब तुम्हें सीधे लिफ्ट वाला केस याद करना चाहिए और वहां से निकाल लो। यहाँ अपवर्ड मोशन में कंडीशन क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन 0, तो मतलब W apparent is equal to W actual is equal to 50 kg। देखो इसमें पेन भी नहीं चलानी है, ऐसे ही हो जाएगा। फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, है ना, अब तो फोर्स लगेगा ना। देखो एक्सीलरेशन होना ही काफी है, कांस्टेंट का मतलब बस इतना ही तो हो गया, जो चेंज इन वेलोसिटी वो कांस्टेंट रेट में चेंज हो रही है, तो a हमेशा कांस्टेंट रहेगा। a है तो इसका मतलब ma होगा, और ma है तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और इस केस में a है ही नहीं, a है ही नहीं तो मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करो, तो ना ही दिया मतलब समय को, क्या हो जाएगा भाई, क्लियरली है कि अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो लिफ्ट बना लो ना, क्यों भूल जाते हो, ऊपर जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन हो गई तेरी पॉजिटिव, है ना भैया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर तो कैरेक्टर बनाने का टाइम नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, नीचे क्या हो गया mg, तो n क्या हो गया पॉजिटिव और mg हो गया नेगेटिव। इक्वेशन सो सिंपल है, n माइनस mg इज इक्वल टू व्हाट, m इनटू a। तो n विल बी, n ही तो रीडिंग है आपकी, मैंने क्या बोला, नॉर्मल रिएक्शन तो रीडिंग होता है मशीन की, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg प्लस, तो इसका मतलब है w apparent विल बी ग्रेटर देन w actual। w actual क्या mg है ना, है ना, सबर तो करो, सही चीज क्यों नहीं बोले, ये बोल रहा हूँ। स्केल रीडिंग पूछ रहा है, ठीक है, तो स्केल रीडिंग क्या आएगी यहाँ पर ध्यान से देखो, तो अगर मैं W एप्रिल मतलब n ही तो है ये, तो यहाँ से आ जाएगा mg प्लस a, g को कॉमन ले ले, g को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बिकम mg into 1 प्लस a अपॉन g, एंड ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसका मतलब ये पार्ट अगर एडिशन के फॉर्मेट में, इट मींस कि ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो स्केल रीडिंग विल बी दिस। तो ये अब आंसर बोलोगे तब मैं सुनूंगा, सवाल मेरा है जो वो मुझे मतलब है कि तुम कुछ भी बोलोगे वो सुन लेंगे, हमें जो चाहिए वो तो ये आंसर चाहिए ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ये लिखा है ना, व्हाट वुड हैपन टू द स्केल रीडिंग, तो स्केल रीडिंग मतलब जो n की वैल्यू है
क्योंकि जब आप मशीन पे खड़े होते हो तो mg नीचे गया और n जो है उसी को से रीडिंग आती है, तो n की वैल्यू तो निकालनी थी, तो ऐसे निकाल के दोगे ना तुम मुझे, ठीक। mg समझ में आया तुम्हें? ये कितना है, ये एक्चुअल वाला रख दोगे तो ये क्या होता है, इसको मिटा के 50 लिख दूं क्या? इसको मिटा के मैं क्या लिख दूंगा? 50। अब सही है, ये हो जाएगा 50 इंटू दिस, ये वैल्यू हो जाएगी रीडिंग की, ठीक है। चलिए ये हो गई आज की क्लास खत्म यहाँ पर, और अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए टेंशन के बारे में पढ़ेंगे और टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। चलो।